वेलकम टू इवीट कैश क्लासेस। और हम लोगों ने अभी तक कर लिया है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। और चैप्टर 3 तक हमने क्या क्या पढ़ा पहले उसको रिमाइंड करते हैं और फिर आज चैप्टर 4 को इनिशिएट करेंगे। चैप्टर 3 तक हमने पढ़ लिया था कंज्यूमर बिहेवियर को मेनली, कि कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से इम्पैक्ट डालता है मार्केट पर और किस किस तरह के यूटिलिटी को इफेक्ट करता है, किस किस तरह से यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं। इन चीजों को हमने पढ़ लिया था। कंज्यूमर वाले पक्ष को हमने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था और प्रोडक्शन वाले चीज को हम लोग ने प्रोडक्शन और कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, यानी चैप्टर नंबर 3 में। और आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जहां हम परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट की बात करेंगे। क्योंकि जब एक कंज्यूमर और एक सेलर, एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर मिलते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं? वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, वो होता है बाजार, मार्केट। अब मार्केट की जब मैं बात करता हूं तो मार्केट बहुत तरीके के होते हैं। फिजिकल मार्केट होते हैं जहां पे सेलर भी फिजिकली अवेलेबल रहता है, बायर भी फिजिकली अवेलेबल रहता है, और वो दोनों अपने सामानों और पैसों की अदला बदली करते हैं, जिस प्लेस को हम बाजार बोलते हैं। आप लोग जहां कहीं भी अभी रह रहे होंगे वहां आपके आसपास कोई बाजार लग रहा होगा जहां फिजिकली लोग सामानों की खरीद और बिक्री करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन बाजार का, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मल्टीपल। मैं किसी भी कंपनी को ऐड के तरह नहीं दे रहा हूं कि मतलब मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ, मैं एग्जांपल के लिए बस इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो ऐसे मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपने सामान की खरीद और बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो वो भी बाजार ही है। इन दोनों में अंतर क्या है कि ऑनलाइन बाजार में फिजिकली ना तो बायर ना तो सेलर अवेलेबल होता है, लेकिन फिजिकल बाजार में जो हमारे आसपास का बाजार लगता है, जैसे सब्जी बाजार, आपका एक टाउन का एक बाजार होता है, वहां क्या होता है, सेलर भी फिजिकली अवेलेबल होता है और बायर भी फिजिकली अवेलेबल होता है। तो हम पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट है क्या, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं पीपीटी पे और देखते हैं कि किस तरह से चीजों को समझ सकते हैं। तो हमारे सामने ये पीपीटी खुला है चैप्टर 4 का, जो एनसीईआरटी का है। हम लोग प्रीवियस वाले ही पे रहते हैं, इसमें ज्यादा विजुअलाइजेशन सही होता है। तो हम लोग शुरू करेंगे परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट के डिफिनेशन से। तो परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट का डिफिनेशन क्या है? परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट का डिफिनेशन ये है कि जहां किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया हो, वहां सारा कॉन्सेप्ट, यानी कि माल किस भाव पे बेचा जाएगा, क्या बेचा जाएगा, ये सारा चीज डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर रन कर रहा हो। यानी कि कोई भी आदमी आपके प्रोडक्ट का प्राइस तय नहीं करेगा। यानी जैसे ओपन मार्केट से मेरा मतलब है, अगर मैं सब्जी बेच रहा हूं, मैं एग्रीकल्चरल गुड्स बेच रहा हूं, तो मैं 10 रुपए का भी गोभी बेच सकता हूँ, 20 रुपए की भी गोभी बेच सकता हूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन कोई भी आदमी चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बिके। तो उसका प्रोडक्ट अगर उसे बेचना है तो उसे हमेशा मार्केट प्राइस के बराबर, यानी जो भी सब लोग वहां पे मिलके एक मार्केट प्राइस तय किए हैं उस पर बेचना होगा, या तो उससे नीचे बेचना होगा। उससे ऊपर अगर वो बेचेंगे तो लोग दूसरे के पास चले जाएंगे जिनके पास वही सेम गुड्स सस्ते प्राइस में है। तो डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर यह तय होता है कि हमें क्या बेचना है और कितने कॉस्ट पर बेचना है। इस मार्केट का एडवांटेजेस, फीचर्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। द मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। इस मार्केट में काफी बड़े बड़े नंबर्स में, यानी काफी संख्या में बायर और सेलर्स होते हैं। लिमिटेड नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मतलब हम किसी बाजार को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। जिसकी मर्जी होगी वो बाजार जाएगा और सामान खरीद के लाएगा। तो इसके कारण से किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होने के कारण इसमें बायर्स और सेलर की संख्या काफी बड़ी होती है। ईच फर्म प्रोड्यूस एंड सेल अ होमोजेनियस प्रोडक्ट।
यानी कि सारा जो फर्म है वो प्रोड्यूस और सेल कर सकता है होमोजेनियस प्रोडक्ट को, यानी किसी भी तरह के गुड्स को, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी चीज कंज्यूमेबल है, जो खाने योग्य है, जो पहनने योग्य है, वैसा कुछ भी सामान हम बेच सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर फर्म। एक फर्म के प्रोडक्ट को अगर सेम वही प्रोडक्ट दूसरा फर्म बना रहा है तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी तो उनका मन होगा कि इस कॉस्ट पे बेचें। एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री फॉर फर्म। और खुले बाजार का मतलब है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बाजार का मतलब है कि कोई भी फर्म बाजार में जब उसका मर्जी हो वो आकर बेच सकता है, और जब उसकी मर्जी नहीं हो अपने कंपनी या फर्म को बंद कर सकता है। इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट। कंपिटेटिव मार्केट में आप एक चीज गौर करना कि इंफॉर्मेशन काफी परफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ हर किसी को अपना माल बेचना है। जब हर किसी को अपना माल बेचना है तो वो चाहेंगे कि कॉस्टिंग जो है या तो मार्केट प्राइस पे रखा जाए या तो मार्केट प्राइस से नीचे रखा जाए। तो इसके लिए किसी भी तरह का फेक इंफॉर्मेशन का ट्रांजिशन यहाँ नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि वो आप आराम से कर सकते हो। मैं सिर्फ जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझा दूंगा। इससे क्या होगा, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो वर्ड्स में कोई भी आदमी उसे आसानी से लिख सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब पढ़ते हैं प्राइस टेकिंग बिहेवियर। प्राइस टेकिंग बिहेवियर एक्चुअली क्या है? प्राइस टेकिंग बिहेवियर वही कॉन्सेप्ट है कि हम तय करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को किस कॉस्ट पर बेचेंगे। मैंने समझाया पहले कि अगर हम मार्केट प्राइस से नीचे के कॉस्ट पर या मार्केट प्राइस पे रखेंगे तो हमारा सेल होगा, लेकिन जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस से ऊपर कर देंगे, यानी जो उस समय बाजार में उस चीज की कीमत है, अगर हम अपने चीजों की कीमत उससे ऊपर आंक कर बेचेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा कि वही सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा नीचे के कॉस्ट पर बेच रहा है तो लोग वहां चले जाएंगे। तो हमें जब भी अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मार्केट प्राइस पर या मार्केट प्राइस से नीचे बेचना होगा। और अगर हम उससे ऊपर बेचना चाहते हैं तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसे प्राइस टेकिंग बिहेवियर बोला जाता है। अब रेवेन्यू पर आते हैं। रेवेन्यू है क्या एक्चुअली? रेवेन्यू का मतलब है लाभ। अब इसमें तीन तरह के रेवेन्यू होंगे, टोटल होगा, एवरेज होगा और मार्जिनल होगा। तो टोटल रेवेन्यू से मेरा मतलब है कि पूरा रेवेन्यू जो जनरेट हुआ, यानी आपने एक प्रोडक्ट बनाया, बनाने तक जितना उसका कॉस्ट पड़ा, उसके और बेचने के कॉस्ट के बीच का अंतर जो होगा वही हमारा रेवेन्यू है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया जाए आपने एक लेज बनाया, लेज का पैकेट बनाने में आपको 8 रुपए पड़े और आपने उस लेज के पॉकेट को 10 रुपए में बेचा। तो 8 आपको बनाने में खर्च हुआ, बेचा आपने 10 में। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 को डिडक्ट कर देंगे तो हमारा 2 रुपए बचा। वही 2 रुपए रेवेन्यू है, उसी को टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। जब हम प्राइस ऑफ प्रोडक्शन को प्राइस ऑफ सेलिंग से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाता है। अब क्या होगा, कभी कभी बहुत सारे प्रोडक्ट में, अब मैं एग्जांपल को चेंज करता हूं। मान लो कि क्या हुआ कि आलू आप मार्केट बेचने गए, ठीक है। आलू को आपने शुरू में कुछ आलू को 10 रुपए पर बेच दिया। फिर आपको लगा कि यार मतलब थोड़ा कम करते हैं, आज मुझे जल्दी बेचना है या मुझे अब घर जाना है, तो आपने प्राइस को 8 रुपए पर कर दिया ताकि आपका जल्दी से सेल आउट हो जाए, सारे कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। तो जब 10 रुपए पे आपने, मान लो कि आपके पास 10 किलो आलू था, तो 10 रुपए पे आपने 3 किलो आलू बेचा और 8 रुपए पे आपने 7 किलो आलू बेच दिया। अब क्या हुआ कि कुछ अमाउंट को आपने दूसरे कॉस्ट पर बेचा है, कुछ अमाउंट को आपने दूसरे कॉस्ट पर बेचा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा अर्निंग होगा, यानी हमने टोटल आलू बेचकर जितना पैसा कमाया उसको, और
टोटल आलू जो हमारा अमाउंट में था डिवाइड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, किसी एक पर केजी का प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि 3 किलो को तो हमने 10 रुपए किलो पे बेचा है तो वहां से 30 रुपए आ गए, और 7 किलो को हमने 8 रुपए पे बेचा है तो वहां से 56 रुपए आ गए। 56 और 30 हमारे कितने हो गए, तो 86, 86 रुपीज हो गए। तो हम 86 रुपीज को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 86 हमारा टोटल अर्निंग हुआ, जो पैसा हमने कमाया आलू बेचकर, और आलू हमारे पास कितना था, 10 किलो था, तो 86 रुपीज को 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 रुपए 60 पैसे। जो 8 रुपए 60 पैसे आए वो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, यानी पर यूनिट हमने पर किलो कितना कमाया। जबकि हमने कुछ आलू को 10 रुपए किलो पर और कुछ आलू को 8 रुपए किलो पर बेचा था, लेकिन जब हमने सबको ऐड किया तो एवरेज प्राइस पर किलो हमारा कितना आया कि 8 रुपए 60 पैसे। यानी हम पर किलो जो पैसा ले पाए कस्टमर से वो 8 रुपए 60 पैसे थे। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। अब आगे चलते हैं, और उसको हमको कर्व में अगर दिखाना है तो हम उसको टोटल रेवेन्यू को इस तरह दिखा सकते हैं। ये एकदम सिंपल है, ये आउटपुट है हमारा और ये रेवेन्यू है। आउटपुट से मेरा मतलब है कि आउटपुट देने में कॉस्ट कितना पड़ा और हमारा रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ, तो यहां से निकल जाएगा वो। अब आप ग्राफ को, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ग्राफ को लेकर मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा, क्योंकि ग्राफ और थ्योरी को मर्ज करके आप पढ़ तो लोगे, लेकिन सब कुछ एक साथ दिमाग में आपके नहीं आएगा। अगर आप 11-12 में हो तो मैं आपके माइंड की इफिशियंसी को समझ सकता हूँ। कुछ लोग होंगे जो समझ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को दिक्कत होगा। तो इसके लिए मैं ग्राफ का अलग से एक क्लास बनाऊंगा जिसमें सारे ग्राफ्स हम लोग लाएंगे। जैसे कौन कौन से ग्राफ लाएंगे, हम कंज्यूमर बिहेवियर के सारे ग्राफ्स लाएंगे, और आगे के चैप्टर में जो भी ग्राफ्स होंगे उसको लाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं, और कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। हमारा एवरेज रेवेन्यू हमने देख लिया। अब तीसरा होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू फॉर अ यूनिट इंक्रीज। एक मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि टोटल फर्म का जो डिफाइन करते हैं वो टोटल रेवेन्यू फॉर अ यूनिट इंक्रीज। जब हम एक यूनिट बढ़ाते हैं, अभी हमारे पास 10 किलो आलू था, मान लो कि हमने 11 किलो उसे कर दिया, तो अब क्या होगा, मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा। तो इससे डिफाइन होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है और इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, 1 किलो बढ़ाने से हमारे रेवेन्यू पे कितना अंतर पड़ा। यानी अगर हमने 10 किलो आलू को 11 किलो कर दिया तो पहले हम जो 86 रुपए कमा रहे थे तो अब कितना कमा पा रहे हैं। तो इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। यानी पहले 10 किलो आलू बेचकर 86 रुपए हम कमा रहे थे, उसके बाद हमने क्या किया, 1 किलो आलू ऐड कर दिया। मान लो कि 1 किलो ऐड करने से हमारा रेवेन्यू 90 पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू यानी 90 को हम ऊपर लिखेंगे, और टोटल अमाउंट अब क्या हो गया, 10 किलो और 1 किलो 11 किलो, 11 किलो नीचे लगकर डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। तो हम लोग, मेरे ख्याल से आपने तीनों समझ लिए होंगे। टोटल रेवेन्यू यानी सीधा जितना पूरा पैसा आया वो टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू अलग अलग कॉस्ट पर बेचा लेकिन फिर मिलाकर यूनिट में डिवाइड किया तो पर यूनिट जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस हुआ वो हमारा रेवेन्यू हो गया। और मार्जिनल रेवेन्यू हुआ कि जब हम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उस एक क्वांटिटी के ऐड करने से हमारे रेवेन्यू पर कितना अंतर पड़ा उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। इसके कैलकुलेशंस को आप देख लेना, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसा सुनने में ही लगता है, क्या टॉपिक है ये टॉपिक ये है कि हम प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्रॉफिट आर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो अंतर होता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं।
बोथ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। दोनों बढ़ेंगे जब आउटपुट हमारा इंक्रीज होगा। आउटपुट से हमारा क्या मतलब है? आउटपुट से हमारा मतलब है कि पहले हम 1 किलो चूड़ा बेच रहे थे या 1 किलो आलू बेच रहे थे, कोई भी एग्जांपल ले लो। अब हम 2 किलो बेच रहे हैं, तो इसे बढ़ाने से हमारा क्या बढ़ेगा? टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो ये पहला कंडीशन है जिससे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा सेकेंड कंडीशन, दैट मस्ट होल्ड व्हेन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट लेवल इज पॉजिटिव, व्हाई इट इज केस इन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैन नॉट स्लोप downward at the profit maximization output level. To answer this question refers, observe that all output levels slightly to left to Q. आप जब इस ग्राफ को देखेंगे तो आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? मार्जिन प्राइस मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। प्राइस मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा तो इससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जिस रफ्तार से बढ़ाएंगे, यानी कि हम 3 प्रोडक्ट में उतना ही रख रहे हैं, 2 प्रोडक्ट के क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? टोटल मार्जिनल कॉस्ट पे भी तो अंतर पड़ेगा और इस तरह भी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि 3 तो हमारा सामान्य है और 2 प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन बढ़ा दिए, तो जिसका भी प्रोडक्शन बढ़ा है उसको तो हम ज्यादा बेच पाएंगे और जितना ज्यादा बेच पाएंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो इसका मतलब ये एक तरीका है कि अपने 3 या 4 प्रोडक्ट को उसी तरह का प्रोडक्शन में रखा जाए और 2 प्रोडक्ट को हम लोग प्रोडक्शन के रूप में बढ़ा दें, तो इससे भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। यानी ये 2 कंडीशन हो गए। और तीसरा कंडीशन हमारा है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एबीसी इन शॉर्ट रन। अब ये एबीसी क्या है? जब हम एबीसी को पढ़ते हैं तो एबीसी रिलेशनशिप विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द फिगर इज यूज्ड demonstrate a profit maximization firm produce zero output in the short run when the market price P is less than minimum of its average variable cost if the firm output level is Q। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वेरिएबल कॉस्ट से मेरा मतलब होता है कि वैसे कॉस्ट जो रॉ मटेरियल के प्राइस पर फ्लक्चुएट करते हैं। मान लो आपके पास स्टील बनाने की फैक्ट्री है और स्टील माइनिंग से आप स्टील उठाते हो, ठीक है, तो स्टील का जो रॉ फॉर्म है वो तो उस हिसाब से महंगा और सस्ता होगा जिस तरह से उसकी अवेलेबिलिटी होगी। और अगर वो मान लो सस्ता हो गया और सस्ता हुआ तो हम ज्यादा खरीदेंगे उससे, और सस्ता वाला माल जब हम ज्यादा खरीदेंगे तो हमारा कॉस्टिंग कम हो जाएगा और कॉस्टिंग कम होने के कारण जो प्राइस मैक्सिमाइजेशन होता है उसी को हम कंडीशन 3 में देखते हैं, इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट में किसी भी तरह के फ्लक्चुएशन के कारण जब हमारा रेवेन्यू पे अंतर पड़ता है तो उसे कंडीशन 3 में हम, यानी 3 तरह के कंडीशन जिससे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पहला तो अपना प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी बढ़ाकर, दूसरा हम अपना मल्टीपल गुड्स का नहीं, कुछ लिमिटेड गुड्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और तीसरा है हम वेरिएबल कॉस्ट का यूज करके उसको बढ़ा सकते हैं। यानी प्रॉफिट को हम 3 तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं ब्रॉडली। इस तीनों कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया और उसके यहाँ पे फार्मूला है। जब आप चीज समझ जाओगे तो फार्मूला में ज्यादा कुछ रखा नहीं रहता है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, सिंपल है, जितना प्राइस है जितना क्वांटिटी है उसको अगर गुना करोगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा आपका। और फिर ग्राफ्स में आप देख सकते हो, ग्राफ को आप, मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उससे कनेक्ट करके देखोगे तो सारी कुछ समझ में, जैसे मैं एक ग्राफ आपको अभी समझा देता हूं। ये देखो कि जो हमारा ये ए बी सी था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और हमारा जो शॉर्ट रन ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे करता है। यहाँ पे क्वांटिटी सेम है, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि क्वांटिटी 1 जो है सेम है। अब क्या हो रहा है, उसके वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट कर रहे हैं
और जब वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट करेगा तो उसका अमाउंट आप देखो किस तरह से एवोपरेट किया है। इसको देखो एसएनसी को ही। तो इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट जो है इम्पैक्ट करते हैं किसको, प्रॉफिट को। तो हम उस तरह से भी प्रॉफिट को एक्सपेंड कर सकते हैं। सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म। अब सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सप्लाई। जब तक हम सप्लाई को नहीं बढ़ाएंगे, और सप्लाई को हम कब बढ़ाएंगे, जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। कोई चीज की जब तक बाजार में मांग नहीं होगी तो हाँ, कोई भी बिजनेसमैन अपने सप्लाई को क्यों बढ़ाएगा। मान लो आप जिस बाजार में बेच रहे हो वहां पर 10 ही चीजों की, 10 पंखों की जरूरत है मान लो, तो आप 10 ही बनाओगे ना। जब आपको लगेगा कि नहीं अब इस बाजार में डिमांड बढ़ रहा है, अब 12 पंखों का डिमांड आ रहा है, 14 15 पंखों का डिमांड आ रहा है, तब आप अपना क्या करोगे, सप्लाई बढ़ाओगे। लेकिन सप्लाई आप जैसे बढ़ाओगे तो आपका क्या क्या बढ़ेगा, तो आपका सब कुछ बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, आपकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बढ़ेगा, तो उसका हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर हमें लगता है कि इस पंखे का मांग 10 से 15 हुआ है और आने वाले भविष्य में 15 से 20 होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, जिससे हम उस लॉन्ग टर्म डिमांड को सप्लाई के थ्रू बीट कर सकें और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है, आप इसको पढ़ लेना अपने तरफ से। लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व का सिंपल सा मतलब है कि हमें जिस चीज में लगता है कि लॉन्ग टर्म डिमांड रहने वाली, यानी जैसे अभी आप भारत में रह रहे हो, तो भारत में गौर करना कि गर्मी काफी पड़ने लगी है, तो इसके कारण एसी का डिमांड काफी बढ़ा है। तो हाँ, एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उन्हें लगता है कि डिमांड ये लंबा रहने वाला। अभी 100 में से 10 या 20 घरों में, यानी 20 या 25% घरों में एसी लगा है, यानी उनके पास अभी 80% का मार्केट है, यहाँ एसी लगना है। तो उनको लगता है यहाँ जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जाए उतना अच्छा है। तो वो क्या करेंगे, नया फर्म स्टेब्लिश करेंगे, नया लॉन्स लेंगे, नए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है ये स्टोरी लंबा चलने वाला है, ये डिमांड लंबा चलने वाला है। तो इसी को लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के थ्रू यहाँ दिखाया गया है। डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्म सप्लाई कर्व। अब फर्म का जो सप्लाई कर्व है उसको किस किस तरह से हम डिटरमिनेंट, उसका मतलब उसके जो फीचर्स हैं उसको देखते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जैसे प्रोग्रेस से मेरा मतलब है कि एसी कोई कंपनी बना रही है, हम लोग एसी को एग्जांपल ले लेते हैं। एसी कोई कंपनी बना रही है तो वो क्या कर रही है, आप देखोगे कि हर एक 6-7 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। पहले सेंसर वाला एसी नहीं आता था, अब सेंसर वाला आता है। अब पहले टेम्परेचर ऑटो एडजस्ट वाला एसी नहीं आता था, अब ऑटो एडजस्ट, यानी आपने अगर टेम्परेचर 30 पे कर दिया है तो वो 30 ही मेंटेन करेगा, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर 30 के आसपास होगा एसी खुद ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस के साथ हम लोग सप्लाई कर्व को समझ सकते हैं। इनपुट प्राइस। अब इनपुट प्राइस जैसे एसी को ले लो तो उसमें कॉपर लगता है, उसमें आपका मेटल लगता है, मेटल में बहुत तरह के, स्टील का सीट लगता है, प्लास्टिक का फाइबर लगता है। तो ये सारी चीजें उसका इनपुट कॉस्ट है। तो इनपुट कॉस्ट का भी तो सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा तो सप्लाई हमें घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से इनपुट प्राइस और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के थ्रू हम लोग सप्लाई को इंपैक्ट होते हुए देखते हैं, और वो इन दोनों चार्ट्स में दिखाया गया है। मार्केट सप्लाई कर्व को आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। और मेरे ख्याल से जो भी आपका ये है फॉर्मूला है वो इसी कॉन्सेप्ट का इजाद है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप चीजें समझ जाओगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेजर द responsiveness of quantity supply to change in price of goods.
जब गुड्स का प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो आप गौर करना कि चीजों के डिमांड में कमी या बढ़ोतरी आती है। आप मान लो एसी अगर 50,000 का मिल रहा है या 60,000 का मिल रहा है तो कम लोग लेंगे, लेकिन उसी एसी का कॉस्ट जब 35,000 हो जाएगा तो ज्यादा लोग लेने लगेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। और जब कम डिमांड होगा 50,000 कॉस्ट होने पर तो मैन्युफैक्चरिंग भी तो कम होगा, सप्लाई भी तो कम होगा, तो प्राइस से जो इंपैक्ट पड़ता है सप्लाई को उसी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोला जाता है। यहाँ आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो और कैलकुलेशन के थ्रू भी समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये मेन कॉन्सेप्ट थे जिसे हमें पढ़ना था। और इसमें हमने मेनली क्या पढ़ा, इस चैप्टर से हमें मिला क्या? इस चैप्टर से हमें ये मिला कि हमने समझा कि कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिसीजन मेकर जो होता है, क्या बेचा जाए, कितने कॉस्ट पे बेचा जाए, ये कौन डिफाइन करता है। और फिर हमने पढ़ा कि सप्लाई चेन किस तरह से स्टेब्लिश होती है और सप्लाई किसी भी कंपनी का किन किन चीजों से इफेक्टेड होता है। जैसे प्राइस सामान का बढ़ जाए तो उससे भी सप्लाई इफेक्टेड होता है। और हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे कैसे, उसके 3 कंडीशन को हमने पढ़ा। और फिर हमने रेवेन्यू पढ़ा, एवरेज, मार्जिनल और टोटल रेवेन्यू को पढ़ा। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा इस चैप्टर में। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई यानी कस्टमर आए और जो प्रोडक्ट बनाने वाला है वो मिलकर ही बाजार का सब कुछ तय करते हैं। लोगों को क्या चाहिए और कंपनीज क्या बनाएगी, ये दोनों जब मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को जो चाहिए कंपनीज वही बनाएगी, और फिर लोग तय करेंगे कि उसके जीवन में उस सामान का क्या वैल्यू है और उसका क्या कॉस्ट देना है। फिर कंपनी तय करेगी कि उसको उस सामान को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है और उसे कितना कॉस्ट में बेचना है। और जब ये दोनों मिलकर एक अच्छा प्रोसेस स्टेब्लिश टर्म में एक दूसरे से सामान खरीदेंगे और बेचेंगे, इसी को पूरा बाजार बोला जाता है। और उसी कॉन्सेप्ट में ये हमने जो चैप्टर पढ़ा इसमें समझा कि सप्लाई किन किन फैक्टर से इफेक्टेड होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और हम लोग अब चैप्टर 5 करेंगे अगले क्लास में। और पीडीएफ आप रख लेना, और जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना कंज्यूमर बिहेवियर के और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब से हम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ मैं उसके लिए एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। और फिर आप उस क्लास को और अभी जो हमने पढ़ाया उसको मर्ज कर दोगे तो एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। तो अभी जो पीडीएफ है हमारे पास वो गूगल पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आप इसको इजीली कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्रोम पर जाना है और गूगल के टैब में टाइप करना है www.evitcash.co.in, evitcash.co.in। जब आप ये टाइप करते हो और साइट पे जाते हो तो यहाँ आपको इसके होम पेज पर ही स्क्रॉल डाउन करना है। होम पेज को जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ इकोनॉमिक्स जोन करके एक जोन है जिसमें क्लास 11th लेफ्ट हैंड साइड पे और क्लास 12 राइट हैंड साइड पर यहाँ पे सारे चैप्टर के पीडीएफ दिए हुए हैं। एक जगह पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और जब अभी हम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा तो चैप्टर 4 के पीडीएफ पे जब आप क्लिक करोगे तो पूरा पीडीएफ आपके सामने होगा और यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि हाँ मुझे ये क्लास अच्छा लगा, आप भी कर सकते हो। और अगर किसी भी तरह का लॉजिकल त्रुटि लगता है आपको कि सर आपको इन इन चीजों में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, अगर आप ये करोगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा, तो उसको आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।